हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी की सीरीज ऑफ लेक्चर में आपका स्वागत है। और आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं प्योर कैपेसिटिव एसी सर्किट। यानी हम इस एसी सर्किट की बात करेंगे जिसमें केवल और केवल कैपेसिटर होगा। इससे पहले हमने रेजिस्टेंस और बाकी सर्किट को देखा था। और अगर आप उन सारे वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी स्टूडेंट, वहाँ से आप जाके पीछे के वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में चलिए हम पढ़ते हैं प्योर कैपेसिटिव सर्किट स्टूडेंट एसी का। तो इसमें देखिए सर्किट कुछ कैसा होगा कि अगर एक इस तरह से हम कोई कैपेसिटर ले लेते हैं और इसको फिर एक एसी सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं। एसी सोर्स से कनेक्ट कर दिए कैपेसिटर का, ठीक है। तो इसका कैपेसिटेंस अगर C है और इस एसी सोर्स का वोल्टेज मान लेते हैं हम है E नॉट साइन ओमेगा टी। इस एसी सोर्स का जो वोल्टेज है वो है E नॉट साइन ओमेगा टी। तो देखिए स्टूडेंट, ये पूरा का पूरा वोल्टेज इस कैपेसिटर को मिल रहा है। तो इस कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है तो जानते हैं स्टूडेंट। तो कैपेसिटर का जो वोल्टेज का फॉर्मूला होता है आप जानते हैं C इक्वल्स टू होता है Q/V। तो वोल्टेज बराबर कितना हो जाएगा Q/C। तो यानी अगर एक कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज होता है वो Q/C के बराबर होता है। तो यानी ये जो वोल्टेज है और ये जो वोल्टेज है एक दूसरे के इक्वल होगा। यानी मैं ये कहूँ कि जब हाफ साइकिल में कैपेसिटर चार्ज होगा फिर उसको रिवर्स साइकिल में डिस्चार्ज करेगा तो लगातार ये कैपेसिटर भी अपनी पोलैरिटी को चेंज करता रहेगा, क्योंकि उसकी पोलैरिटी इस सोर्स पोलैरिटी के ऊपर डिपेंड करेगी। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि मैं डायरेक्ट इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि E इक्वल्स टू Q/C। जो ये वाला E है इक्वल्स टू Q/C। तो अगर यहाँ से इसको सॉल्व किया जाए स्टूडेंट तो Q/C निकल के आएगा E नॉट साइन ओमेगा टी। E नॉट साइन ओमेगा टी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप कर देंगे तो Q इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, Q इक्वल टू हो जाएगा C E नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है। और आप सबको जानते हैं E नॉट क्या है, पीक वोल्टेज स्टूडेंट, C क्या है इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। ठीक है। मैं यहाँ पे करने क्या वाला हूँ, मेरा एम क्या था, इस सर्किट में मैं क्या सॉल्व करने वाला हूँ। तो इस सर्किट में मैं सॉल्व करना है करंट को। यानी मैं इस करंट का फंक्शन निकालना चाहता हूँ। जो इस सर्किट में कैपेसिटर लगाने पे जो करंट फ्लो होगा उसका मैं फंक्शन निकालना चाहता हूँ। तो उसके फंक्शन के लिए क्या करना होगा, अगर Q आपके पास है, अगर आपको Q है और ये Q देख रहे हो स्टूडेंट पीरियोडिक है, यानी ये जो इस कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज आएगा वो चार्ज पीरियोडिकली प्लस माइनस होता रहेगा, पीरियोडिकली चेंज होगा। ये वाला प्लेट प्लस होगा हाफ साइकिल के लिए, तो हाफ साइकिल के लिए ये वाला प्लेट माइनस होगा। तो अगर आपके पास चार्ज दे रखा है तो करंट कैसे निकालेंगे, तो आप जानते हैं स्टूडेंट कि अगर चार्ज दे रखा है तो करंट का फॉर्मूला होता है dQ/dt। dQ/dt। तो इसी को डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो C E नॉट कॉन्स्टेंट है, इसका साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन होगा ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी, ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी। ठीक है। तो हमने पीछे जब रेजिस्टेंस का सर्किट देखा था तो रेजिस्टेंस के सर्किट में हमारा आई का फंक्शन क्या था, ऐसे कैसा आया था स्टूडेंट। रेजिस्टेंस के सर्किट में हमारा आई का फंक्शन आया था कुछ E नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी। E नॉट बाई आर जो पीछे हमने सर्किट देखा था। तो हम चाहते हैं कुछ हम ऐसा ही फॉर्म करें ताकि हमको याद रखने में आसानी हो। रेजिस्टेंस के सर्किट में जैसे R नीचे होता था E नॉट ऊपर होता था, तो वैसा ही कुछ हम यहाँ पैटर्न क्रिएट करना चाहते हैं। इससे हमारा क्या होगा कि हम इन दोनों सर्किट में अगर सारे सर्किट में एक जैसा समानता होगा तो उनको याद रखना भी आसान होगा। और साथ में हम ये भी समझ पाएंगे कि भाई यहाँ जो प्रॉपर्टी रेजिस्टेंस है करंट को रजिस्ट करता है, तो यानी E नॉट के नीचे यहाँ भी जो आएगा कैपेसिटर का वो करंट को रजिस्ट करेगा। तो यहाँ पे देखते हैं क्या आता है। तो अगर इसी को मुझे रीमोडिफाई करना हो स्टूडेंट तो ऐसे लिख सकता हूँ E नॉट डिवाइडेड बाई 1/ओमेगा C, क्योंकि ओमेगा C ऊपर चला जाएगा तो ये वाली इक्वेशन बन जाएगी इंटू कॉस ओमेगा टी। ठीक है, कॉस ओमेगा टी। तो हमने देखा भाई कि अगर हमारी सप्लाई साइन ओमेगा में थी तो इसको साइन ओमेगा में कन्वर्ट कर लेंगे तो फेज का भी कंपैरिजन कर पाएंगे। तो इसको और अगर मॉडिफाई करके लिखा जाए स्टूडेंट तो इसको ऐसे लिखा जाता है E नॉट 1/ओमेगा C को एक नया नाम दे देते हैं स्टूडेंट, और वो नाम देते हैं XC, एक नया नाम दे देते हैं XC। ठीक है। और कॉस ओमेगा टी को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन ओमेगा टी प्लस π/2, साइन ओमेगा टी प्लस π/2। तो यहाँ से हमें क्या देखने को मिला कि भाई जो हमारा करंट का फंक्शन बना इन केस ऑफ कैपेसिटर, वो करंट का फंक्शन बना I इक्वल्स टू E नॉट अपॉन XC साइन ओमेगा टी प्लस π/2, ओमेगा टी प्लस π/2। ये XC क्या है स्टूडेंट, तो XC क्या है, तो XC की बात करूँ तो XC को बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस याद रखिएगा, ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस है।
इसकी यूनिट क्या होगी, तो इसकी यूनिट भी स्टूडेंट वही होगी जो रेजिस्टेंस की यूनिट है, क्योंकि हम रेजिस्टेंस वाली सर्किट से कंपेयर करें तो यहाँ पे आर आता था, तो यहाँ क्या आया है, एक्सी आया है, तो एक्सी की भी यूनिट वही होगी जो रेजिस्टेंस की है। तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम, तो एक्सी की भी यूनिट क्या होगी, ये जो एक्सी है जिसकी वैल्यू 1/ω c के बराबर है, इसकी भी वैल्यू किसके बराबर है, इसकी भी यूनिट किसके बराबर होगी, ओम की। अच्छा, इसका डेफिनेशन क्या होगा, तो बताइए रेजिस्टेंस का डेफिनेशन क्या है, तो रेजिस्टेंस इज द ऑब्स्टिकल इन द पाथ ऑफ करंट, पाथ ऑफ करंट यही है, तो यहाँ भी कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज द ऑब्स्टिकल ऑफर्ड बाई द कैपेसिटेंस ऑफर्ड बाई द कैपेसिटर इन द पाथ ऑफ एसी करंट, ठीक है। तो उसी तरह से जैसे ये रेजिस्टेंस का जो डेफिनेशन है, उसी डेफिनेशन को आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं रिएक्टेंस में भी। मतलब एक रेजिस्टेंस ही है, लेकिन ये रेजिस्टेंस किसके द्वारा ऑफर किया जा रहा है, कैपेसिटर के द्वारा, और किस करंट के खिलाफ, एसी करंट के खिलाफ। तो आप इसे याद रख सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको जब एसी वाली सर्किट पढ़ाई थी तो उसमें बोला था स्टूडेंट कि इसके पैटर्न को याद रखिए, इसी पैटर्न पे आगे हम फॉर्मूलेज बनाते जाएंगे। तो देखिए ये बिल्कुल ई नॉट आर की जगह एक्सी आया, उसके यूनिट भी बिल्कुल आर के जैसी है और उसका नेचर भी बिल्कुल आर के जैसा है। अब यहाँ पे मैंने कहा था कि भाई यहाँ पे अगर साइन है, साइन का फंक्शन है आपके ईएमएफ में, तो मैं करंट में भी साइन का फंक्शन बनाना चाहता हूँ। क्यों ऐसा करना चाहता हूँ, मैं ऐसा क्यों करना चाहता हूँ स्टूडेंट, ताकि मैं ये समझ पाऊँ कि करंट और वोल्टेज में फेज डिफरेंस कितना है। फेज डिफरेंस मतलब क्या, कि साइन के साथ जो क्वांटिटी लगी होती है, जैसे ओमेगा टी फेज कहलाता है। तो अगर मुझे फेज किसी चीज़ का कंपेयर करना है तो दोनों को मुझे या तो साइन में या तो कोसाइन में रखना होगा। तो मैंने अगर ईएमएफ को अपने साइन में रखा है तो मुझे करंट को भी अपने साइन में रखना होगा। तो साइन में कन्वर्ट करने के लिए मैंने कॉस ओमेगा टी, क्योंकि साइन थीटा π/2 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, तो उस प्रॉपर्टी का यूज किया है स्टूडेंट। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ω2 प्लस ω/t प्लस π/2। तो इसका मतलब आपको ये समझना चाहिए कि भाई इस सिचुएशन में इन केस ऑफ कैपेसिटर करेंट लीड बाय द वोल्टेज, करेंट लीड मतलब आगे जाना, करेंट लीड बाय द वोल्टेज बाई π/2, करेंट लीड बाय द वोल्टेज बाई π/2, ठीक है। मतलब करंट जो है वोल्टेज को π/2 से लीड करता है। लीड और लैग का मतलब यही है कि भाई करंट का जो फेज है वो वोल्टेज से π/2 आगे होता है, π/2 आगे होता है, ठीक है ना। तो चलिए इसको नोट करिए स्टूडेंट, फिर मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ, फिर ग्राफ को देखेंगे। तो ग्राफ बनाते समय हम ये वाला फंक्शन लेके चलेंगे स्टूडेंट, क्योंकि हमको पता है कि भाई करंट का ग्राफ ω/t प्लस π/2 कॉस ω/t होता है, तो कुछ कॉस थीटा की तरह होगा। तो ये याद रखिएगा। ग्राफ बनाते समय आप यहाँ पे याद क्या करेंगे, जैसे कभी आपको ग्राफ बनाना हो करंट का, तो करंट का ग्राफ बनाते समय आप याद रखिएगा कि कैपेसिटेंस में जो करंट होता है वो कॉस ω/t का ग्राफ होता है, ठीक है ना। तो इसको नोट करिए स्टूडेंट, फिर मैं डिलीट करता हूँ इसको, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए अभी हमने करंट का फंक्शन क्या देखा, करंट का फंक्शन देखा E0/XC साइन ω/t प्लस π/2, साइन ω/t प्लस π/2। और यहाँ पे XC हमने देख लिया भाई, XC क्या है 1/ωc, और ओमेगा क्या है हमने लास्ट क्लास में देखा था भाई, जो हमारा सोर्स वोल्टेज है उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ठीक है ना। और इसके बाद इसमें एक बात और ध्यान देने वाली बात है कि अगर I0 की वैल्यू मतलब E0/XC को मैं I0 भी कह सकता हूँ, तो I0 की वैल्यू में क्या लिख सकता हूँ, E0/XC। तो यानी XC अगर कभी मुझे निकालना हो I0, और I0 क्या है, I0 क्या कह सकता हूँ, यहाँ पीक करंट है जो इस साइन के साथ यहाँ पे लगा हुआ, ये पीक करंट है। पीक करंट की वैल्यू I0 है, जो यहाँ पे ये वाली जो क्वांटिटी है स्टूडेंट, इसको I0 कह रहा हूँ। तो एक बात मेरे को समझ में यहाँ पे कि XC को मैं लिख सकता हूँ E0/I0, E0/I0। और इसी में अगर दोनों जगह मैं √2 से डिवाइड कर दूँ, जैसे स्टूडेंट मैं ये कर लूँ E0/√2 और I0/√2, तो कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि फ्रैक्शन की वैल्यू तो सेम रहेगी। तो ये किसके बराबर होता है, ERMS/IRMS के। तो ये बात भी आपको याद रखना चाहिए। अब याद रखिए, अगर आप पिछले वाले सर्किट को पढ़े होंगे तो E0/√2 या E0/I0 का रेशियो इज इक्वल्स टू ERMS/IRMS का रेशियो, और वो किसके बराबर होता था, R के, जब प्योर रेजिस्टेंस सर्किट पड़ी थी। यहाँ किसके बराबर होगा, XC के। तो अब जैसे स्टूडेंट आगे आपको ट्रेंड समझ में आ रहा होगा कि आगे अगर ये प्योर इंडक्टिव होगा तो किसके बराबर होगा, XL के, ठीक है ना। और फिर आगे बताएंगे जब तीनों का कॉम्बिनेशन होगा तो किसके बराबर होगा ये। तो ये वाली चीज़ भी आप याद रखिएगा स्टूडेंट, ये वाली चीज़ है ना, कि भाई यहाँ पे XC विल भी, अगर मान लीजिए ERMS, जैसे मैं कहूँ आपको कि द AC करंट इज ऑफ 200 वोल्ट एंड RMS करंट AC वोल्टेज इज ऑफ 200 वोल्ट,
है ना, एंड RMS एंड करेंट इज 50 एम्पियर। तो अगर मैं बोलता हूँ वोल्टेज, जैसे मैं बोलूँ AC वोल्टेज इज 200 वोल्ट एंड करेंट इज 10 एम्पियर या 50 एम्पियर, तो इसका मतलब आपको ऐसा समझना चाहिए कि मैं कुछ भी अगर नहीं बोलता हूँ कि पीक वोल्टेज है कि इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है, तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैंने 200 बोला है तो आप उसको RMS लेके चलेंगे। अगर AC वोल्टेज ऐसे बोल दे AC वोल्टेज इज 220, तो 220 आप क्या लेके चलेंगे, RMS। मैंने पिछले क्लासेस में बताया था, यह आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब मैं बात करता हूँ इसके ग्राफ की। तो इसके ग्राफ की बात करें स्टूडेंट, तो अगर मैं सबसे पहले वोल्टेज का ग्राफ बनाता हूँ, तो वोल्टेज का ग्राफ कैसे होगा, वोल्टेज का ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा, इस तरीके से वोल्टेज का ग्राफ होगा। तो करंट का ग्राफ कैसा होगा, करंट का ग्राफ अगर मैं बात करूँ, करंट का ग्राफ स्टूडेंट ये इधर इधर जो है ओमेगा टी है, इस साइड आप टी या ओमेगा टी तो कुछ भी ले सकते हैं, और ये EMF का ग्राफ है। ये ग्राफ किसका है, ये है ई नॉट साइन ओमेगा टी का ग्राफ है। तो आई नॉट का ग्राफ कैसा होगा, तो आई नॉट के फंक्शन में मैंने बताया था स्टूडेंट, बनाते वक्त केवल बनाते वक्त आप आई के फंक्शन को ये समझिएगा, क्योंकि हमें कॉस और साइन का ग्राफ जनरली याद होता है, तो इसीलिए मैं आपको ज़्यादा प्रीफर करने को बोलता हूँ कॉस ओमेगा टी। हमने इसी को तो मॉडिफाई करके साइन ओमेगा टी प्लस पाई/2 किया था। तो कॉस का ग्राफ कैसे शुरू होता है, कॉस का ग्राफ शुरू होता है मैक्सिमम से, फिर जब ये मैक्सिमम होगा तब ये मिनिमम, करंट मिनिमम होगा, यानी जब वोल्टेज मैक्सिमम होगा उस समय करंट मिनिमम होगा। फिर क्या होता है, फिर जब ये करंट वोल्टेज जीरो होगा उस समय करंट मैक्सिमम होगा। अगेन सेम ट्रेंड चलेगा स्टूडेंट, अगेन सेम ट्रेंड चलेगा कि जब करंट रिवर्स में वोल्टेज मैक्सिमम होगा तो करंट मिनिमम होगा। यानी इस तरीके से आप कोसाइन का ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। तो ये जो ग्राफ होता है ये आपका करंट का ग्राफ होता है। करंट यानी मतलब लिखूंगा तो मैं इसको ऐसे ही आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई/2, लेकिन आप दिमाग में याद रखिएगा कि ग्राफ बनाते समय हम किसका मदद ले लेंगे, हम ग्राफ बनाते समय ये सोच लेंगे कि भाई हमें कॉस का ग्राफ बनाना है। जैसे साइन का ग्राफ अगर इसका है तो कॉस का ग्राफ बनाना है। तो यह ध्यान देने वाली बात है कि जब सर्किट में, जब कैपेसिटर के अंदर जब वोल्टेज मैक्सिमम होगा तो करंट मिनिमम होगा, और जब करंट मैक्सिमम होगा तो वोल्टेज मिनिमम होगा, ठीक है ना। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कैपेसिटर के अंदर स्टूडेंट, ठीक है ना। तो चलिए अब इसका फेजर भी देख लेते हैं। फेजर क्या होता है इसका, फेजर, फेज डायग्राम की बात करो स्टूडेंट, फेजर। तो फेजर में अगर मान लीजिए मैं वोल्टेज को इधर ड्रॉ करता हूँ स्टूडेंट, वोल्टेज को यानी ये ओमेगा टी वाली लाइन है, और ओमेगा टी वाली लाइन के ऊपर ही कौन रहता है, ई नॉट, क्योंकि ई नॉट का फेज किसके बराबर है, ई नॉट का फेज अगर आपने देखा स्टूडेंट, तो ई नॉट का फेज साइन ओमेगा टी के बराबर है, तो ई नॉट का जो फेजर होगा ओमेगा टी के ऊपर होगा। तो आपका करंट का फेजर किधर आएगा, तो करंट का फेजर ओमेगा टी प्लस पाई/2 होगा, यानी प्लस पाई/2 यानी ऊपर होगा। तो कैपेसिटर में आई सी, ये जो इसका फेजर होगा आई नॉट वो ऊपर होगा, इससे पाई/2 आगे होगा, ठीक है ना। तो फेजर डायग्राम है, फेजर डायग्राम में करंट का फेजर, जो करंट का फेजर है आई नॉट, वो ई नॉट वाले फेजर से पाई/2 आगे होगा। इसका क्या मतलब है, इसका क्या हेल्प है, क्या इसलिए हमें मदद करता है रिजल्ट में, ये हम आपको आगे जब सर्किट एक साथ मिलती जाएगी, RL सर्किट, RLC सर्किट, तब आपको समझ में आएगा कि फेजर हमारे लिए कितना यूजफुल टूल होता है। अभी तो हमारी मैथमेटिक्स काम कर रही है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हम कर पा रहे हैं, जब आगे चल के सेकेंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी तो उनको सॉल्व करने की जगह हम फेजर मेथड का हेल्प ले लेंगे। तो अभी आपको बेसिक चीज़ें क्यों सिखाई जा रही है, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए AC सर्किट में कैसे कैसे रिजल्ट निकल के आते हैं, आप चीज़ों से अभ्यस्त हो जाए। फिर इसीलिए स्टूडेंट ये बार बार रिपीटेटिव चीज़ें लेकिन बार बार कराई जाती है। अभी मैं नेक्स्ट क्लास में आपको प्योर L सर्किट कराऊंगा, ताकि कुछ बेसिक आइडिया हो जाए, फिर उसके बाद फेजर का हेल्प लेंगे और कॉम्प्लेक्स सर्किट्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।